हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है। तो हमारे पास ये 4 आर्टिकल हैं, 19, 20, 21 और 22। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों को संरक्षित किया गया है। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले 7 थे इसमें, लेकिन उसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इसको जो है अभी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 6 अधिकार हैं। तो अब यह देखते हैं कि यह किसको मिलेगा अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार। तो यह सभी नागरिकों को अवेलेबल है। तो आप ध्यान रखेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलता है, जिसमें पहला है भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार। तो भाषण और अभिव्यक्ति मतलब आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं, मौखिक रूप से आप कुछ भी कह सकते हैं, लिखित रूप से आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ प्रिंट करा सकते हैं और चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं, या कोई भी अन्य तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। तो जब ये आप अपनी बात रखेंगे तो इस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रतिबंध हैं सरकार की तरफ से, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, लिखने का दिया गया है, मुद्रण का दिया गया है, चित्रांकन और अन्य तरीके से आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो इसमें आप क्या रख सकते हैं? आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने विश्वास को व्यक्त कर सकते हैं, आप जिस चीज़ को मानते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट पर अपने विचार दे सकते हैं। अब यह ध्यान रखिए कि इसी के अंतर्गत अब जैसे बोलने का अधिकार है, तो प्रेस भी क्या करती है? प्रेस भी तो बात ही रखती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, और अगर स्पेसिफिक पूछे तो आर्टिकल 19 के 1 के ए में दिया गया है। आर्टिकल 19 का 1 और 1 के अंदर ए। तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए में दिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 19 के तहत ही जैसे आप बातचीत करते हैं कहीं पर, तो उसको टेप नहीं कर सकता है कोई। ठीक है, तो बातचीत आपका अगर टेप किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया गया है। इसी तरह जो बंद डिक्लेयर किया जाता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन या कोई भी बंद बुलाती है, तो बंद के खिलाफ भी आपको अधिकार दिया गया है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, और सरकार का यह काम होगा कि बंद को रोके। इसी तरह जो सरकार जो भी काम करती है, सरकारी जो भी गतिविधियां हैं, उसके बारे में जानने का अधिकार भी आपको आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है। और यहीं से आप ध्यान रखिएगा कि जो आरटीआई आया हमारा सूचना का अधिकार, जो हमारा सूचना का अधिकार आया, यह भी आर्टिकल 19 के तहत ही है। तो सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार में हम लोग क्या मांगते हैं? सरकार से जानकारी मांगते हैं। तो सरकारी गतिविधि की जो भी जानकारी है वो अनुच्छेद 19 के तहत ही है, और 19 में भी 19(1) के तहत। इसी तरह प्रदर्शन करने का अधिकार है आपको, धरना देने का अधिकार है, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको नहीं है। तो यह ध्यान रखेंगे कि आपको प्रदर्शन का तो अधिकार है, धरना देने का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। अब आगे देखते हैं, हमने बात किया था कि आप उचित प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। तो किस आधार पर लगाएगी? तो प्रतिबंध जो लगाएगी सरकार, वह लगाएगी अगर आपके बोलने से, आपके विचार व्यक्त करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर खतरा है, अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता अगर खतरे में पड़ती है, तो इस आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में पड़ती है, तब भी प्रतिबंध लगा सकती है। अगर किसी दूसरे देश के साथ हमारे देश के संबंध पर असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब भी उसको सरकार रोक सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, नैतिकता के खिलाफ आप भाषण दे रहे हैं, और किसी न्यायालय की अवमानना हो रही है, मानहानि हो रही है, या किसी को अपराध करने के लिए आप उकसा रहे हैं। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई भाषण देता है या कुछ करता है, और उसमें ऐसा लगता है कि उससे जो है, जो समाज में व्यवस्था है, समाज में जो शांति है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर शांति डिस्टर्ब होती है तो इस केस में भी आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप बोलकर किसी को उकसा रहे हैं कुछ अपराध करने के लिए, उस केस में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। आर्टिकल 19(1) था ये। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है आर्टिकल 19 के तहत ही 6 अधिकार की हमने बात की थी। तो एक तो हो गया बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है बिना हथियार के, यहाँ ध्यान रखिए, बिना हथियार के और शांतिपूर्ण तरीके से किस चीज़ की? सभा करने का अधिकार। मतलब आपको अधिकार किसका है? सभा करने का अधिकार किसका है? सभा करने का। लेकिन इस अधिकार में
आप यह ध्यान रखेंगे कि जो अधिकार आपको सभा करने का दिया गया है, इस पर दो रिस्ट्रिक्शन एक तरह से है। पहला कि आपका सभा शांतिपूर्ण होना चाहिए, और दूसरा बिना हथियारों के वहाँ लोग होने चाहिए। मतलब आप हथियार करके सभा नहीं, हथियार लेकर सभा नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्ण जब तक है और बिना हथियार के है तभी तक आपको यह अधिकार अवेलेबल है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक बैठक जैसे होता है, प्रदर्शन आप करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो ये सभी आप कर सकते हैं। उचित प्रतिबंध इस पर भी क्या है, अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है आपके सभा करने से तो प्रतिबंध लग सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, समाज में अशांति आ रही है आपके जुलूस निकालने से, प्रदर्शन करने से। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार प्रदर्शन के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है, जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है, तो उस केस में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जैसे कोरोना काल में हमने देखा था कि लोगों के जमा होने से वायरस और ज़्यादा फैल रहा था, तो स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरह सुरक्षा के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो उस केस में वहाँ पर जैसे पहले आर्टिकल 144 के तहत, आर्टिकल 144 जो आईपीसी सीआरपीसी का था उसके तहत जो है वो 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया जाता था। तो ये सभी इसी के तहत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तीसरा अधिकार आपको दिया गया है संघ बनाने का, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। मतलब आप संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, और इसी के अंतर्गत राजनीतिक दल जो भी बनते हैं, कंपनी बनती है, क्लब बनते हैं, संगठन बनते हैं, ट्रेड यूनियंस बनते हैं, तो ये सभी अधिकार है आपको कि आप दल बनाइए, कंपनी बनाइए, क्लब बनाइए, संगठन बनाइए, ट्रेड यूनियन बनाइए। लेकिन इस पर भी कुछ प्रतिबंध है। और प्रतिबंध क्या है कि अगर देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है तो आपको ये अधिकार नहीं होगा। जैसे कुछ संगठन ऐसे बनते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं, तो अगर देश के खिलाफ आपका संगठन इन्वॉल्व है तो उसको जो है बैन किया जा सकता है, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसी तरह आपके संगठन बनाने से अगर सार्वजनिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है तो उससे भी प्रतिबंध लग सकता है। और अगर आपका संगठन नैतिक कामों में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब अगर आपका संगठन अनैतिक काम में इन्वॉल्व है, तो उस केस में भी आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जैसे कोई संगठन क्या करता है कि नशे का व्यापार कर रहा हो, या कोई संगठन क्या कर रहा है समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चौथा अधिकार, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी जगह पर आप जा सकते हैं, तो ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इस पर भी एक प्रतिबंध है, और वह प्रतिबंध क्या है, अगर आपके आने जाने से जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ की आम जनता या उस क्षेत्र में अगर कोई अनुसूचित जनजाति रह रही है तो उसके हितों पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो सरकार उसकी सुरक्षा के लिए आपके आवागमन को प्रतिबंध लगा सकती है। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति हैं, खास करके जो अनुसूचित जनजाति है, उनकी विशिष्ट संस्कृति है अपनी, उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने रीति रिवाज हैं, और उनकी अपनी संपत्ति और संपत्ति से संबंधित उनके अपने कानून हैं, उनके अपने सामाजिक कानून हैं। कानून कौन से हैं उनके? अपने सामाजिक कानून हैं। अगर किसी भी अनुसूचित जनजाति की अपनी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और संपत्ति है, उन चीज़ों को सुरक्षा देने के लिए सरकार आपके आवागमन को प्रतिबंधित कर सकती है, अगर सरकार को लगता है कि आपके आवागमन से उनके इस विशिष्ट पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर उनके इस विशिष्ट पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उस केस में आपके आवागमन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, आपके आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है हमारा पांचवा अधिकार, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं तो रह सकते हैं, मतलब कुछ दिन रहे फिर आ गए। दूसरा है बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब आप अब परमानेंट वहीं रहने वाले हैं, वहाँ आप गए और आप वहीं रह गए, तो ये स्वतंत्रता आपको है। लेकिन इस पर भी उचित प्रतिबंध है, और यही प्रतिबंध है कि अगर वहाँ की आम जनता को इससे प्रॉब्लम हो रही है या अनुसूचित जनजाति के हितों को सुरक्षित करना हो, अगर आपके वहाँ रहने से, निवास करने से अनुसूचित जनजाति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो भी सरकार यह प्रतिबंध लगा सकती है। आगे देखते हैं। छठा अधिकार इसी में है, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब आपको अधिकार है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं और अपनी जीविका चला सकते हैं, लेकिन इस पर भी आपको उचित प्रतिबंध लगाया गया है, और वह क्या है? आम जनता का हित। अगर आपके व्यापार करने से, आपके जीविका चलाने से आम जनता का हित प्रभावित होता है तो उससे
सरकार जो है उचित प्रतिबंध लगा सकती है। और इस केस में हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग है, कई बार इस पर बात ये उठता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के आने से जो लोकल दुकानदार है उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। तो सरकार इस पर समय समय पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते रहती है कि आप कितना छूट दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। तो जीविका आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आम जनता का हित मास लेवल पे प्रभावित हो रहा है तो सरकार रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसी तरह से इसका दूसरा ग्राउंड है अनैतिक व्यवसाय। अब कुछ लोग क्या करते हैं, तस्करी शुरू कर देते हैं, नशीले पदार्थ का तस्करी करता है या फिर आर्म्स की तस्करी करने लगता है, बच्चों की तस्करी करने लगता है, महिलाओं की तस्करी करने लगता है। तो ये अनैतिक व्यवसाय है। आप अनैतिक व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। जो व्यवसाय समाज में एक्सेप्टेबल है आप वो व्यवसाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको जो सजा दिया जाएगा उस संबंध में उसको कुछ संरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो अनुच्छेद 20 है वो नागरिकों को भी अवेलेबल है, विदेशियों को भी अवेलेबल है और कानूनी व्यक्ति को भी अवेलेबल है। जबकि अनुच्छेद 19 किसको अवेलेबल था, सिर्फ और सिर्फ नागरिक को। जबकि अनुच्छेद 20 तीनों को अवेलेबल है, नागरिक, विदेशी और कानूनी व्यक्ति। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई अपराध करता है तो उस समय जो कानून होगा, मतलब अपराध के समय, जिस समय अपराध किया गया है तो अपराध के समय जो कानून लागू होगा देश में उसी के अनुसार दोषी साबित किया जाएगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई कानून बना और उसके आधार पर उसको दोषी साबित कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अपराध के समय जो कानून होगा उसी के आधार पर दोष दिया जाएगा, दोष सिद्धि होगा, और जो कानून उस समय लागू था उसी के अनुसार दंड भी दिया जाएगा। मतलब अपराध के समय जो कानून लागू है उसी से दोष सिद्धि भी होगा और उसी के अनुसार दंड भी मिलेगा। और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई एक अपराध किया और उसको 2 बार सजा दे रहे हैं, 3 बार सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने एक अपराध किया है तो उसके लिए एक ही सजा होगी और एक बार ही सजा होगी। और खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी से भी अंगूठे का निशान लेना हो, हस्ताक्षर लेना हो उसका, या उसके ब्लड का सैंपल लेना हो, खून का नमूना लेना हो, तो ये उसको देना पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों चीज़ जो है, जिसको भी सजा देना है, जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ जो केस है उसके जांच में सहयोग करता है। ये जांच में सहयोग से संबंधित है। तो जांच में सहयोग तो आपको करना पड़ेगा। तो जांच में सहयोग के लिए आपके अंगूठे का निशान लिया जाएगा, हस्ताक्षर करवाया जाएगा, रक्त का सैंपल लिया जाएगा, तो ये सब लिया जाएगा। लेकिन आपको अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप खुद ही कबूल कीजिए कि हमने ये किया था। ये इसके लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत दोष सिद्धि होगा, उसी के तहत दंड भी मिलेगा, और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, और आपको अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 20 था। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 21। अब यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ 2 स्वतंत्रता की बात कर रहा है। पहला जीवन की स्वतंत्रता और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन की स्वतंत्रता मतलब जीवित रहने से संबंधित हो गया, और दूसरा जब आप जीवित हैं तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी कर रहा है। तो यह जो अधिकार है यह 2 लोगों को मिलता है, नागरिक को भी और विदेशी को भी। यहाँ पर ध्यान रखिए कि कानूनी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलता है। मतलब यह अधिकार जो है कानूनी व्यक्ति को अवेलेबल नहीं है, नागरिक और विदेशी को है। अब यहाँ पर संविधान ये कहता है कि कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना है, अगर इस अधिकार से वंचित करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, कानून द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि बात कर रही है सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया के बारे में, कानून के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात हो रहा है कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसको कानून द्वारा स्थापित किया गया हो। कानून कैसा हो इसके बारे में कोई बात नहीं किया गया है। तो हम आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह से आगे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन में इसको इवॉल्व किया और अभी क्या प्रावधान किए गए हैं।
तो पहले था कि कानून ने अगर प्रक्रिया स्थापित किया है तो आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, भले ही वह कानून सही हो गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इससे संबंधित एक केस हुआ था जिसको हम गोपालन केस कहते हैं 1950 में। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यह संरक्षण अवेलेबल है आपको, जो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किसी नागरिक या विदेशी को अवेलेबल है, वह सिर्फ और सिर्फ मनमाने कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ अवेलेबल है। मनमाने कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ मतलब अगर कार्यपालिका की कोई कार्यवाही है, मतलब कार्यपालिका की कार्यवाही के खिलाफ आपको अवेलेबल है। तो जब कार्यपालिका के खिलाफ अवेलेबल है मतलब विधायिका के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। मतलब क्या हो गया कि विधायिका के खिलाफ जो है नहीं है अवेलेबल, जो विधायी कार्रवाई है उसके खिलाफ अवेलेबल नहीं है। तो विधायी कार्रवाई के खिलाफ जब अवेलेबल नहीं है तो संसद या विधानसभा कोई भी कानून बना ले और उसमें अगर एक प्रक्रिया बनाई गई है तो आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन इसी को फिर से चैलेंज किया गया था मेनका केस 1978 में। और जब मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो यह स्वतंत्रता दिया गया है, जो यह अधिकार आपको दिया गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, यह कार्यपालिका के खिलाफ भी अवेलेबल है और विधायी कार्यवाही के खिलाफ भी अवेलेबल है। क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कानून ने कोई प्रक्रिया निर्धारित की है तो यह भी देखना होगा कि वह कानून उचित हो, निष्पक्ष हो और न्यायसंगत हो। मतलब जिस कानून के तहत यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह कानून न्यायसंगत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उचित होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मेनका केस 1978 में जाकर उस कानून की भी बात की गई कि कानून कैसा होना चाहिए। तो अभी के समय में यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना है तो उस केस में एक तो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए और दूसरा जिस कानून के तहत यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है उस कानून को न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। तो यह आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक चीज़ और कहा कि जो जीवन का अधिकार है वह केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है। मतलब कोई सिर्फ जिंदा है वह उसके जीवन का अधिकार नहीं है, उसका मानवीय गरिमा के साथ जिंदा रहना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ जिंदा है तब हम कह सकते हैं कि उसको सरकार ने जीवन का अधिकार उपलब्ध करवा दिया है। तो अब यहाँ पर यह समझते हैं कि मानवीय गरिमा का क्या मतलब हो गया। तो मानवीय गरिमा का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के पास वो सभी संसाधन उपलब्ध हैं जो उसके जीवन को आसान बनाता है। मतलब उसको खाना मिल रहा हो, उसको रोजगार मिल रहा हो, उसको घर मिला हुआ हो, उसको शिक्षा मिल रही हो। तो ये सभी चीज़ें मानवीय गरिमा के लिए ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति के मानवीय गरिमा से जीने के लिए उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा यह मिलना जरूरी है। तो इसीलिए बाद में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आर्टिकल 21 के तहत कई सारे अधिकार शामिल होते चले गए। तो आर्टिकल 21 में ही ये देख रहे हैं हम लोग। तो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानवीय गरिमा के साथ जीना जरूरी है और जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। तो मानवीय गरिमा के लिए क्या जरूरी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब यहाँ पर बात है कि जब बाद में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते गए अलग अलग केस में, तो उसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के तहत शामिल किए गए। उसमें एक है आजीविका का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि ये सभी अधिकार मानवीय गरिमा के लिए जरूरी है और इसलिए सभी को आर्टिकल 21 के तहत ही रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 21A। इसमें है शिक्षा का अधिकार। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। अब जब यह नहीं था तो इसको शामिल कब किया गया, तो 2002 ईस्वी में एक एक्ट आता है संविधान का, एक 2002 ईस्वी में संसद का एक अधिनियम आता है और वह अधिनियम था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। यहाँ यह ध्यान रखना है कि जो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई वह सिर्फ और सिर्फ
प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही की गई है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो उच्च शिक्षा है या जो व्यावसायिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा हो या व्यावसायिक शिक्षा हो, इसका अधिकार आपको नहीं दिया गया है। आपको अधिकार किसका दिया गया है? प्रारंभिक शिक्षा का। और वो भी कब दिया गया? 2002 के अधिनियम द्वारा। और यह अधिनियम लाया गया था 86वां संविधान संशोधन करके, और अनुच्छेद 21A के तहत इसको रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि जब संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसी को लागू करने के लिए सरकार ने 2009 ईस्वी में जाकर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए RTE अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध कुछ संरक्षण दिया गया है। तो अब देखना है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध तो संरक्षण दिया, अब गिरफ्तारी कितने तरह का हो सकता है? तो गिरफ्तारी दो तरह का होता है। एक होता है दंडात्मक हिरासत, मतलब आपने कोई अपराध किया, अब अपराध आपने किया है तो आपको दंड तो मिलेगा। तो एक होता है अपराध के लिए दंड देने के लिए जो हिरासत में लिया जाता है, उसको हम कहते हैं दंडात्मक हिरासत। और दूसरा होता है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत का मतलब होता है कि आपने अपराध अभी किया नहीं है, लेकिन आप कर सकते थे, तो आपको अपराध करने से रोका जा रहा है। तो जब अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेते हैं तो उसको निवारक हिरासत कहते हैं। हम लोग पहला देखते हैं दंडात्मक हिरासत। तो दंडात्मक हिरासत में क्या है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपके उस अपराध को के लिए आपको सज़ा देना है, तो आपको दंड देना है, तो उसके लिए आपको हिरासत में लिया जाएगा। अब जब आपको हिरासत में लिया गया है तो उसके खिलाफ आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो पहला, आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। उसको वकील से सलाह और बचाव के लिए अधिकार दिया गया है कि वो वकील करेगा और उससे सलाह लेगा और वकील उसको बचाव भी करेगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा उस व्यक्ति को, और अगर 24 घंटे हो गए और मजिस्ट्रेट के पास आप पेश नहीं कर पाए तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया और मजिस्ट्रेट ने अधिकृत कर दिया तो आप उसको हिरासत में आगे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट अधिकृत नहीं करे तो उस केस में भी उसको हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, दंडात्मक हिरासत में व्यक्ति को अपराध के लिए दंड दिया जा रहा है, गिरफ्तारी के कारण उसको बताना होगा, वकील करना होगा उसके लिए, उसको सलाह ले सके, बचाव हो सके उसका, 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और अगर 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाए हैं तो हिरासत से रिहा करना पड़ेगा, और अगर कर दिए हैं तो मजिस्ट्रेट अगर अधिकृत करेगा तो फिर आप हिरासत कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर मजिस्ट्रेट अधिकृत ना करे तो उस केस में आप फिर से उसको रिहा करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा निवारक हिरासत। हमने पहले ही कहा कि निवारक हिरासत का मतलब है कि आपने अपराध अभी तक किया नहीं है, आपको अपराध करने से रोकना है, क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट है जिससे यह है कि आप अपराध कर सकते हैं आगे, तो आपको अपराध से रोकने के लिए निवारक हिरासत का उपयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ प्रावधान किए गए। किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक ही निवारक हिरासत में रखा जा सकता है, यह आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी को 3 महीने से अधिक निवारक हिरासत में रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड से सहमति लेनी पड़ेगी, सलाहकार बोर्ड की सहमति चाहिए। अब यह ध्यान रखना है कि इस सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो एक तरह से आप जिस सलाहकार बोर्ड से सहमति लेने जा रहे हैं वो एक तरह से उच्च न्यायालय की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसमें शामिल हैं। तो आपको अगर किसी भी व्यक्ति को निवारक हिरासत में 3 महीने से अधिक रखना है तो सलाहकार बोर्ड से सहमति लीजिए, और उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अगर सहमति मिल जाती है, सहमति अगर मिल गई तो आप कंटिन्यू कीजिए हिरासत को, और अगर सहमति नहीं मिली तो उस व्यक्ति को रिहा कीजिए। ठीक है, रिहा करना होगा। अब आगे देखिए, एक तो यह हो गया कि अधिकतम 3 महीने आप रख सकते हैं निवारक हिरासत में। दूसरा यह है कि जिस व्यक्ति को निवारक हिरासत में लिया गया है उसको उसका कारण बताना होगा। और तीसरा है, हिरासत के खिलाफ उसको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अपना पक्ष रखने का अवसर देना पड़ेगा, कारण की जानकारी देनी पड़ेगी, और उसको अधिकतम आप 3 महीने तक निवारक हिरासत में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो जब कानून बनेगा, निवारक हिरासत से संबंधित जो भी कानून बनेंगे वो बनाएगा कौन? तो आप यह ध्यान रखिए कि इसको संसद भी बना सकती है और राज्य की विधानमंडल भी बना सकती है। जो राज्य सूची के विषय हैं, जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य की विधानमंडल, और जो संघ सूची के विषय हैं उस पर संसद बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकती है।
अब जैसे हम देखते हैं कि भारत की जो रक्षा के मामले हैं, विदेश मामले हैं और सुरक्षा के मामले हैं, यह कौन देखता है? भारत सरकार देखती है। तो इससे संबंधित संसद बनाएगी। इसी तरह राज्य विधानमंडल, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कुछ होगा तो वो राज्य विधानमंडल बना लेगी। अब संसद ने अभी तक कई सारे इस तरह के निवारक अधिनियम बनाए हैं, तो कुछ उसमें से आप ध्यान रख सकते हैं, बस एक बार देख लीजिए। जैसे सबसे पहले 1950 में ही आया था निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसी तरह 1971 में जब देश में इमरजेंसी लगने वाली थी, उससे पहले आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 आया था, जिसको हम लोग मीसा कहते हैं, ये इसका फेमस नाम है। इसी तरह विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 आया। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टागा आया था। और आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा 2002 आया था। टागा 1993-94 के आसपास आया था, जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद आतंकवादी निरोधक अधिनियम पोटा 2002 आया था, जब संसद पर हमला हुआ था। संसद हमला के बाद ये आया था। तो ये कुछ ऐसे अधिनियम है जो संसद ने बनाए हैं निवारक निरोध के तहत। ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं? निवारक निरोध के तहत। ये सभी के सभी निवारक निरोध अधिनियम है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं है जिसने निवारक निरोध को संविधान का अंग बनाया हो। तो मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जिसने निवारक निरोध को संविधान का अंग बनाया हो। यह सिर्फ और सिर्फ भारत ने ऐसा किया है। तो आप यह ध्यान रखिए कि भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जो लोकतांत्रिक है और उसके बावजूद निवारक निरोध को संविधान का अंग बनाया है। हाँ, जो देश लोकतांत्रिक नहीं है, जहाँ पर तानाशाही व्यवस्था है, या जहाँ पर एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, या जहाँ पर कि राजतंत्र है अभी भी, वहाँ पर ऐसे व्यवस्था हो सकते हैं। लेकिन जो भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ कहीं भी इस तरह का प्रावधान देखने में नहीं मिलता है। तो आज के लिए हमारा यही था, जो स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में, उसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद दोस्तों।